गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य विचार। ठीक है, तो वाक्य विचार है क्या? भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित समूह शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों का एक क्रमबद्ध समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता है, मीनिंग निकलता है। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसको हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना। अब है वाक्य के अंग। वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य के दो अंग होते हैं। ठीक है, अंग और भेद में अंतर है बच्चों। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और दूसरा विधेय। ठीक है, वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, जिसके विषय में बताया जाता है यानी जो कर्ता होता है वाक्य का। जैसे दमयंती ने कुत्ते को पुचकारा, तो कुत्ते को पुचकारने का काम कौन कर रहा है? दमयंती कर रही है, इसलिए दमयंती क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, शकुंतला कपड़े धो रही है, तो शकुंतला क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे क्या है? उद्देश्य है, क्योंकि पढ़ने का काम कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो उस वाक्य का कर्ता है, उसको हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। वाक्य सेकंड है विधेय। विधेय मीन्स आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी पढ़ा होगा, प्रेडिकेट है। ठीक है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कालू राम झगड़ा कर रहा था, तो कालू राम के बारे में बताया जा रहा है कि कालू राम कर क्या रहा था? क्या कर रहा था? वो झगड़ा कर रहा था। ये विधेय हो गया। ठीक है, आबिदा सितार बजाती है, सितार बजाने का काम कौन करता है? आबिदा करती है। ठीक है ना, तो आबिदा जो काम कर रही है वो विधेय होगा। सितार बजाने का काम कर रही है, तो सितार बजाने का काम क्या है? विधेय है। इन वाक्यों में झगड़ रहा था और सितार बजाती है, ये क्या है? विधेय है। अब हम आते हैं वाक्य के भेद के बारे में। ठीक है, वाक्य के भेद, अंग अलग हो, भेद अलग होता है। अंग है उद्देश्य और विधेय। अब वाक्य के भेद। ठीक है, वाक्य के भेदों के दो आधार होते हैं। पहला है क। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। अब ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है विधानवाचक। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात या कार्य के होने का कथन मात्र होता है। ठीक है, किसी भी कार्य के करने या होने का कथन मात्र होता है, उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे श्री मदन गोपाल ने भाषण दिया, रोहित लखनऊ जाएगा, सिर्फ ये कथन होता है। ठीक है ना। निषेधवाचक, निषेध का मतलब ही होता है नहीं, नहीं का सेंस आता है। निषेध मीन्स नेगेटिव। ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के निषेध यानी नहीं होने का बोध होता है उसको हम निषेधवाचक कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ सिगरेट पीना निषेध है, गाड़ी खड़ी करना निषेध है, हॉर्न बजाना निषेध है, यानी ये काम आपको नहीं करने हैं। जैसे मैं बाजार नहीं जाऊँगा, रात को बिजली नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा, विस्मयवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे विस्मय, हर्ष, विस्मय मीन्स अरे ये क्या हो गया, छी कितनी गंदी बात है, इस तरह के सेंटेंस को हम विस्मय कहते हैं। हर्ष यानी बहुत खुश होना, शोक दुखी होना, भय डरना आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कुछ दिया गया है, जैसे ये विस्मयवाचक है, बाप रे
इतना मोटा चूहा, वाह कितनी सुंदर फुलवारी है, ठीक है, जिसमें आश्चर्य हो, हर्ष हो, अचानक कुछ ऐसा मिले हमको जिसमें खुशी भी हो सकती है, दुख भी हो सकता है, ठीक है, या घृणा भी हो सकता है। तो ये है विस्मयवाचक। चौथा, संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे कार्य के होने या ना होने के प्रति संदेह या संभावना प्रकट होती है, यानी ये नहीं निश्चित होता है कि ये काम होगा ही, इसमें संदेह होता है, ठीक है ना। शायद कल वर्षा हो, संभवतः प्रधानमंत्री उद्घाटन करने आए, या शायद कक्षा 1 से स्कूल खुल जाए, ठीक है। तो ये संदेह है, ये निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। 5 नंबर है आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, निवेदन, आदेश आदि का पता चलता है उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। आज्ञा क्लास से बाहर जाने के लिए टीचर से आज्ञा लेते हो, ठीक है। जैसे मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, ये क्या है, ये आज्ञा है कि तुम हट जाओ मेरे आंखों के सामने से। फिर ये निवेदन है, कृपया हस्ताक्षर कर दीजिए, ये निवेदन है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, आज्ञावाचक कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6, संकेत, जिसमें कोई संकेत दिया गया हो, ठीक है। ऐसे वाक्य जिनसे किसी न किसी शर्त के आधार पर क्रिया के करने या होने का पता चलता है उन्हें संकेतवाचक। जैसे पानी न बरसता तो धान सूख जाता, तो संकेत है कि पानी बरसा तभी धान अच्छा हुआ, यदि पानी नहीं बरसता तो धान सूख जाता। यदि बच्चे मन लगाकर पढ़ेंगे तो परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होंगे, ठीक है, ये संकेत है। यदि पेड़ लगाएंगे तो वायु शुद्ध होगी, ये संकेत है, ठीक है। नेक्स्ट है इच्छावाचक। ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा या कामना प्रकट करने का भाव पता चलता है उन्हें इच्छावाचक कहते हैं। जैसे काश संगीत प्रतियोगिता में मैं चुना जाऊं, चलिए फिल्म देखाएं, जिसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है या फिर कॉमा लगता है, ये इच्छावाचक है। इच्छा या कामना जो अपने मन की बात आप प्रकट करते हो उसको कहते हैं। 8 नंबर प्रश्नवाचक वाक्य है। जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है उसको प्रश्नवाचक, ये आप जानते हो, आप इंग्लिश में भी WH फॉर्म पढ़ते हो। कहो कैसे आना हुआ, क्या तुमने हिंदी पढ़ा, ठीक है, क्या तुम्हारी परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न वाक्य जो होते हैं इनको हम प्रश्नवाचक कहते हैं और इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था किसके आधार पर, रचना की दृष्टि से जो वाक्य के 2 अंग होते हैं ना, तो उसमें से ये एक था, और 2 भेद होते हैं वाक्य के, 2 भेद, 2 अंग तो होते हैं उद्देश्य और विधेय, और वाक्य के जो 2 भेद होते हैं ना उनके अर्थ के आधार पर अभी आपको मैंने पढ़ाया, ठीक है। और अब हम चलते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 ही भेद होते हैं, ठीक है। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या है, जिन वाक्यों में रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य इंग्लिश में भी आपने पढ़ा है, सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस एंड मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही क्रिया या एक ही विधेय हो, भले ही कर्ता एक से अधिक हो, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कबूतर उड़ गया, ठीक है, इसमें क्रिया क्या होती है, एक ही विधेय होता है, उड़ गया, ठीक है। नेहा और रूपा बाजार गई, इंजीनियर आया। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों के सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, यानी 2 वाक्य होता है, अगर हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो दोनों स्वतंत्र होते हैं, यानी पूरा अर्थ देते हैं, अधूरे नहीं लगते हैं, वैसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, और क्योंकि वो किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप उदाहरण यहाँ देख सकते हो, आज दीदी आने वाली थी किंतु नहीं आई। तुम पढ़ रहे हो, मैं लिख रहा हूँ। अगर और हटा दिया जाए तो ये दोनों सेंटेंस क्या है, स्वतंत्र हैं और पूरा अर्थ देते हैं। तुम पढ़ रहे हो, इससे पूरा अर्थ मिलता है आपको, और मैं लिख रहा हूँ
इससे भी आपको पूरा अर्थ मिलता है। तो संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जिसमें बीच से अगर हम और हटा देते हैं तो ये दोनों वाक्य जो हैं अपने आप में पूरा अर्थ देते हैं, अधूरे नहीं लगते हैं। तीसरा और आखिरी है मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित होता है, यानी दूसरा पहले के बिना क्या होता है, अधूरा होता है, वो सुनने में अधूरा लगेगा। जैसे हो सकता है कि, ठीक है, हम नया टेलीविज़न खरीदें। हो सकता है कि यदि हम बोल के छोड़ दें तो आपको क्या लगेगा, सेंटेंस पूरा होगा, आपको अर्थ क्लियर होगा? नहीं होगा। जब तक कि हम दूसरा सेंटेंस नहीं बोलते हैं पहला सेंटेंस क्या रहता है, अधूरा रहता है। जो सिमी की बेटी है वह 8वीं में पढ़ती है, यानी जो सिमी की बेटी है मीन्स क्या, सिमी की बेटी है तो क्या करें, वो 8वीं में पढ़ती है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आप इसको पढ़िए।